ये महज इत्तेफाक नहीं है कि हम लोगों ने यकायक देश में राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है, देश को किन खतरों से चुनौती है, वो कौन लोग हैं जो इस देश के लिए चुनौती बने हुए हैं, वो कौन ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं, इसका एक लंबा अध्ययन और उसके बाद इस देश के चंद प्रबुद्ध लोगों में से एक मेरे साथ हमेशा साए के साथ रहते हैं, कर्नल RSN सिंह साहब, जो भारत की एक्सटर्नल यानी विदेशी जो खुफिया एजेंसी है उसमें लंबे समय तक रहे, मेजर जनरल GD बख्शी और तमाम वो साथी जिनको आज आप टेलीविज़न पे देखते हैं। इन तमाम लोगों के कहने के बाद मैंने अपनी 26 साल की पत्रकारिता से इस्तीफ़ा दिया और मुझे लगा कि हमारे देश में कुल और बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें कोई भी सियासी दल हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो अपनी मजबूरियों के चलते उन सच बात को नहीं बोलते बल्कि झूठ का प्रचार करते हैं। तो हमने तय किया कि हमारा किसी से संबंध नहीं है, चाहे सरकार हो, विपक्ष हो, ये आइडियोलॉजी हो, वो आइडियोलॉजी हो। हमने कहा हमारा एक ही हमारी पार्टी है, एक ही संगठन है, उसका नाम है भारत। हम राष्ट्र के सिलसिले में जो भी सामने आएगा उसको चुनौती देंगे पूरी ताकत के साथ। इस बैकग्राउंड में मैं आपके बीच में हूँ। गुनाह आना मेरे लिए दो कारणों से बड़ा महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश की धरती मेरी माँ की धरती है। मध्य प्रदेश में शिवपुरी नाम की एक जगह है, वहाँ से मेरी माँ का संबंध है। मैंने गुनाह का नाम सिर्फ ये सुना था कि कुछ हमारे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, मैंने उन्हें देखा तक नहीं था। आप लोगों ने गुनाह बुला करके आप सब लोगों के सामने मुझे अपनी बात कहने का तो मौका दिया, लेकिन उन सालों पुराने रिश्तेदार जिनको मैं नहीं देखा था, उन्होंने मुझे नहीं देखा था, उनसे मेरी मुलाकात करा दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के मुंतज़मीन, यंग थिंकर्स फोरम, गुनाह के लोग, ख़वातीन व हज़रात, मेरे हम उम्र और इस गुनाह के नौजवान साथियों, आपने हमें आज यहाँ बोलने का मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। देखिए, मेरे बारे में बहुत ज़्यादा ये कहा जाता है कि मैं इतिहास में बेकतई रहना नहीं चाहता। इतिहास क्या था, कैसा था, अभी हमारे बुज़ुर्ग, आपके प्रदेश के ब्यूरोक्रेट, कुछ बातें उन्होंने कही। लोग कहते हैं कि युवा आज का भ्रमित है। मेरा बिल्कुल दूसरा विचार है इस मामले में कि आज का युवा सबसे ज़्यादा ज़हनी तौर पे क्लियर है उसे क्या करना है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये बात अलग है कि हम इतिहास की बहुत सारी बातें कहते हैं, सत्ताएं आती हैं, सत्ताएं जाती हैं, लेकिन सत्ताएं कभी समाज नहीं बनाती। ये गलतफहमी हमारे देश में बहुत लंबे समय से चल रही है कि सत्ताओं का काम है कि समाज कैसा होगा। मैं कहता हूँ सत्ता नहीं, जिस दिन समाज तय करता है उस दिन समाज के हिसाब से ही सत्ता बनती है। लिहाजा समाज जैसा होगा वैसे ही सत्ता में लोग आएंगे।
आज के यूथ को एक बहुत बड़ी ताकत उसके पास है, जिसका रियलाइजेशन हम कुछ लोगों को हुआ और लगा कि हम आज के यूथ से अपनी बात पहुंचाने के लिए उसको बड़े बड़े शब्दों में न फंसाएं, बड़े बड़े इतिहास की घटनाओं का हवाला न दें, क्योंकि आज का युवा सत्तू नहीं खाता है। आज का युवा बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, और उसका ये सोचना और उसका ये करना इसलिए भी ज़रूरी है कि समय के साथ चीज़ें बदली हैं। हमारे ज़माने में कुछ छोटी सी भी जानकारी के लिए हमको किताब खरीदनी पड़ती थी, और किताब खरीदने के ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमारे पास उतने पैसे हों। लेकिन आज के यूथ के पास दुनिया का सबसे तेज़, सबसे धारदार जो हथियार है वो उसके हाथ में है, जिसे हम मोबाइल कहते हैं। और हमारी यहाँ मौजूदगी, आपके तमाम आयोजक, इन तमाम लोगों ने उसी के माध्यम से हम तक पहुँचे, और उसी के माध्यम से आज हम देश के बहुत सारे युवा तक पहुँच रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन इस्तेमाल आज के युवा को करना है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी नेता ने क्या कहा, किसी समाज सेवक ने क्या कहा, और उसके कहने के बाद आप ये परेशान हो कि ये सही है या गलत है। आपके हाथ में ये हथियार है, आप यहीं बैठे बैठे कह सकते हैं, सोच सकते हैं कि जो बात कही जा रही है, जो बताई जा रही है, जो पढ़ाया जा रहा है, वो सच है कि नहीं सच है। इसका ब्लैक एंड वाइट यहीं हो जाएगा, कहीं किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 70 सालों से हमने कई भ्रांतियां पनपने दी, और डेलिबरेटली पूरी सोच के समझने के साथ बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से इस देश के यूथ को एक ऐसे ट्रैक पे डाला है, ना जिसे उसके अपने माजी का पता है, ना अपने उसे इतिहास का पता है, वो किसके वंशज है उसका पता नहीं है। सबको ये बताया गया है कि भारत 1947 में पैदा हुआ था, उससे पहले तो भारत था ही नहीं। अब इस इतिहास को पढ़ने के बाद आपको पहले दिन से आपकी जड़ों से काटने, आपका क्या गौरवशाली इतिहास रहा है, आपके पूर्वज कौन थे, उन्होंने क्या क्या इतिहास में किया, ये देश, ये गंगा, जमुना, कैलाश पर्वत, हिमालय, ये 1947 में नहीं पैदा हुए थे, ये अनादिकाल से चल रहे थे। ये कुंभ 1947 में और आज योगी जी के आने से नहीं शुरू हुआ है, ये अनादिकाल से चल रहा था। लेकिन अगर आप अपने इतिहास को जान जाते, आप अपने पूर्वजों के बारे में जान जाते, तो 70 साल पहले इस देश पे बौने राज्य नहीं करते, इसलिए आपको गलत पढ़ाया गया। हमने 70 साल में हमको पढ़ाया जाता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इससे बड़ा फ्रॉड हिंदुस्तान में कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये किस इतिहासकार ने कहा है, कहाँ लिखा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। बस चाचा नेहरू ने बता दिया तो बच्चों ने सुन लिया, और हम वही भजन गाए जा रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद नहीं हुआ था। कोई डॉक्यूमेंट भारत के इतिहास में और नेशनल आर्काइव में नहीं रखा जिसमें यह लिखा हो कि 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर आपको की थी, आज़ादी नहीं दी थी। अब जिस कंफ्यूजन से आप शुरू होते हैं, इसलिए आपके सामने वो मॉडल, वो रोल मॉडल रखे जाते हैं जिसमें आपको ये समझ नहीं आता कि हम किसको अपना हीरो माने, किसको अपना विलियन माने। और इस किस्म की आपका डिसअटैचमेंट जो किया गया, जिसके चलते आप पिछले 70 सालों से उन लोगों का इतिहास पढ़ रहे हैं, उन लोगों का गुणगान कर रहे हैं जिन्होंने इतिहास में और इस भारत में लोगों के साथ और इस देश के साथ गद्दारी की। जो लोग महान थे वो सत्ता में नहीं आए, उनकी सोच के लोग सत्ता में नहीं आए। इसीलिए दिल्ली में एक साहब जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, वो सुबह सुबह भी अपने गेस्ट हाउस में अपनी बेटी को पत्र लिखा करते थे, फिर शाम में उनको बेटी की याद आती थी तो फिर एक पत्र लिखा करते थे। अंग्रेज उनसे पूछता था कि आपको कौन सा नाश्ता करना है,
कौन सा अखबार पढ़ना है। लेकिन एक क्रांतिकारी उसी दौर में सेलुलर जेल में बंद था, उसको साल में एक चिट्ठी लिखने की परमिशन थी। अखबार और बाकी दुनिया के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। जितनी यातनाएं उसने झेली, मैं नहीं समझता कि इस आधुनिक भारत में कोई उसके बारे में ढंग से बताता है। लिहाजा ट्रांसफर ऑफ पावर के जो किरदार थे, जो कैरेक्टर थे, जिनको तैयार किया गया था पिछले 70 सालों में, जिस A.O. ह्यूम नाम के आदमी ने कांग्रेस की नींव रखी थी, जरा उसका इतिहास पढ़ें। वो अंग्रेज को क्या सूझी थी कि भारत में एक कांग्रेस पार्टी बनाए और वो आजादी की लड़ाई लड़े। वो ये जानते थे कि कभी ना कभी तो छोड़ना है। लेकिन 70 साल में जब से कांग्रेस बनी और आपका मुल्क आजाद हुआ, उस बीच में उन्होंने तमाम आपकी सारे रूट से आपको काटा, आपकी शिक्षा पद्धति को बदल दिया, और वो तमाम सारे लोग जो उनकी सोच को जिंदा रखना चाहते थे, उन लोगों को उस वक्त उन्होंने सत्ता में बिठा के गए, और उसके बाद उन्होंने भी वही रोल प्ले किया। ये बात अलग है कि वहां यूनियन जैक की जगह तिरंगा चला गया, लेकिन इस देश की सोच में, इस देश की शिक्षा पद्धति में, इस देश के तमाम कानूनों में, इस देश की व्यवस्था में जो ट्रांसफर ऑफ पावर के रूल थे, वही आज तक लागू है। इसलिए हमारा समाज कुछ कहता है, व्यवस्था कुछ कहती है। इस दोनों के तकरार के बीच में हम वो नहीं सोच पाते कि हमको करना क्या है, शुरुआत कहां से करनी है। हम विवेकानंद के बारे में बात करते हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करते हैं, वीर सावरकर के बारे में बात करते हैं, हम और तमाम जितने भी आप नाम ले लें। लेकिन एक छोटी सी मैं बात आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि सभागार में ज्यादातर मुझे लगता है 18 से 20-25 उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं। एक बात आप याद कर लीजिए और ये मान लीजिए कि इसको कतई दिमाग से निकाल दें कि जब तक बहुत बड़ा संगठन नहीं होगा, बहुत पैसा नहीं होगा, तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। 2 साल पहले इस देश के कुछ लोगों को लगा कि सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को जिस तरीके से दबाया गया है, सुभाष चंद्र बोस को जिस तरीके से जमीन में जिंदा दफन किया गया है, उन्होंने तय किया कि हम इस पूरे इतिहास को बाहर लाएंगे, इस इतिहास के बारे में युवाओं को बताएंगे, देश को बताएंगे, सरकारों को बताएंगे। लेकिन 2 साल के अंदर उसमें थोड़ी सी मेरी भूमिका इतनी है कि मैं भी उनसे एसोसिएटेड हूं। 2 साल में आपने सुभाष चंद्र कौन थे, उनके साथ क्या किया गया, उनके इतिहास को कैसे दबाया गया, कैसे आज भी आजाद भारत के सरकार के डॉक्यूमेंट में उनका नाम लिखा जाता है सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल। यह आज भी था आपके देश में। तो चंद लोगों ने जब तय किया तो सुभाष चंद्र बोस के उन डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोगों ने बाहर निकलवाया। भारत की वर्तमान सत्ता के पास भी हम उसी तरह गए जैसे पहले जाते थे, और हमने तमाम तथ्य रखे और कहा कि जो यूनाइटेड भारत था, यानी 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो पहली आजादी की घोषणा की थी 21 अक्टूबर को, उस वक्त जब आजाद की घोषणा की थी भारत को, तो दुनिया के 12 देशों में उस वक्त का USSR, उसने भी आपको मान्यता दी थी। क्या वजह हुई कि वो सुभाष चंद्र बोस, जिसने वो पहले प्रधानमंत्री यूनाइटेड भारत के थे, आजादी की घोषणा भी की, दुनिया के 12 देशों ने आपको रिकॉग्नाइज भी किया, मान्यता भी दी, उसी सुभाष चंद्र बोस को 1943 और 47 के बीच में ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनको किस तरीके से यहाँ से बाहर जाना पड़ा, कैसे हालात पैदा किए, और कैसे इतिहास ने कैलिब्रेटेड अंदाज में उनको इस देश के अंदर एक उग्रवादी, एक आतंकवादी, एक भारत सरकार जो उस वक्त अंग्रेजों की थी, उसके खिलाफ युद्धबंदी घोषित किया। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि यकायक हो गया हो। ये अलग बात है कि वो लोग सत्ता पे लंबे समय तक रहे, लेकिन सत्ता में जो लोग थे वो ठीक है, लेकिन समाज की पिछले 70 साल से चुप्पी, समाज का न बोलना, समाज का इन चीजों पे प्रश्न करने के कारण आज हमारे सामने जो हमारे हीरोज हैं उनको विलियन करके पेश किया गया।
मात्र 2 साल के अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी बात को माना और पहली बार आजाद भारत में भारत का प्रधानमंत्री लाल किले पे 15 अगस्त के बाद 21 अक्टूबर को गया और उसने झंडा फहराया। और वो सिर्फ लाल किले पे नहीं गए, फिर वो अंडमान निकोबार भी गए, जिस द्वीप पे वो आए थे पहली बार, उसका नाम भी बदला। और लाल किले के अंदर सुभाष चंद्र बोस का म्यूजियम भी बनाया। और वो म्यूजियम जब भी आप दिल्ली जाएं तो कुतुब मीनार तो देखने जाते हैं आप लोग, लाल किला जब देखने जाएं तो उसको देख के आइएगा। उसमें वो दुर्लभ चीजें हैं जिसे कोई दुनिया में चैलेंज नहीं कर सकता। उसको देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री क्यों था और क्यों उस वक्त की सत्ताओं ने इनको दबाया गया। दूसरी कोशिश कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था वॉर क्रिमिनल, उसके भी हमने मुहिम चलाई और चंद दिन पहले उस मुहिम को रंग लाए और वो भारत के डॉक्यूमेंट से सुभाष चंद्र बोस वॉर क्रिमिनल का शब्द हटा दिया गया। ये सिर्फ रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है, आज का यूथ सवाल पूछता है, आज के यूथ के पास हजारों सवाल हैं। हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है कि उसके सवालों का सही सही जवाब दें, उसे भ्रमित न करें, किसी एजेंडे के तहत उसे भ्रमित न करें। और जब वो एजेंडे के तहत भ्रमित होता है तो जिस दिन सच्चाई जानता है तो सबसे पहला शब्द अशब्द वो आप ही के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए जिन्होंने ये 70 साल कोशिश की और लगातार की, आज सबसे ज्यादा वही युवा उन लोगों को गालियां दे रहा है जिन्होंने इस पूरे इतिहास के साथ खिलवाड़ किया। हमारे यहां बाहर के भारत के दुश्मन कौन हैं, चुनौतियां क्या हैं, उनको लेकर के सुबह से लेकर शाम तक बड़ी बात होती है। लेकिन भारत को जितनी चुनौती बाहर है वो चुनौती साफ नजर आती है, उस चुनौती को देने वाले नजर आते हैं, उनकी सोच नजर आती है। लेकिन मेरा अपना जीवन, जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैंने नौकरी की, मैंने तमाम वो किताबें पढ़ी जिस किताब के बारे में, जिनकी वो किताब है उनका भी झूठ का पुलंदे का दावा है, उनकी भी मैं पोल खोलने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत को विदेशी ताकतों के मुकाबले इस देश के अंदर 1000 गुना चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों की बात हम इसलिए नहीं करते हैं, कोई नाराज हो जाएगा, किसी का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, किसी का राष्ट्रवाद खतरे में आ जाएगा। तो मेरी बला से किसी का राष्ट्रवाद खतरे में आए या इस मुल्क का सेकुलरिज्म खतरे में आए, मैं उन चुनौतियों को बड़ी ताकत के साथ कहता हूं, हैं, आप इन्हें मानिए। हमारे यहां सिखों का कुछ नाराजगी हुई, किस सियासी कारणों से सिख आतंकवाद को जन्म मिला, सिख आतंकवाद हुआ, कुछ दिन चला, पूरे दुनिया में और पूरे देश में खबर फैल गई कि यह सिख आतंकवाद है। आपके प्रदेश के महान नेताओं ने एक बड़ी साजिश के जिसके वो हिस्से हैं, ये बात अलग है कि वो किसी पद पे नहीं है, लेकिन आपके प्रदेश की सत्ता प्रॉक्सी वही चला रहे हैं। एक बड़े घटना में वो किस तरीके से शामिल हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उस घटना को अंजाम भले ही विदेशी ताकतों ने दिया हो, लेकिन उसमें आपके प्रदेश के और इस देश के नेता शामिल थे। मैं 26/11 की घटना की बात कर रहा हूं। ये बात पॉलिटिकली लोगों को करेक्ट लगेगी नहीं लगेगी, और शायद पॉलिटिकली इनकरेक्ट होने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ी है, किसी को खुश करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं छोड़ी है। 2 लोगों को पकड़ा गया, इसी देश की अदलिया ने, अदालत ने, कोर्ट ने आज तक उनको मुजरिम नहीं माना है। मात्र 2 लोगों को षड्यंत्र के कारण पकड़ा गया, लेकिन इस देश में एक नैरेटिव निकाला गया, एक जुमला क्वाइन किया गया हिंदू टेरर का, मात्र 2 लोगों से। मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों से पूछना चाहता हूं, भाई
आपकी राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या है, ठीक है, लेकिन 90% समाज की कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं होती, उसकी देश के प्रति होती है। आप जरा मुझे बताएं, 87 से मैं इस प्रोफेशन में हूं और 2017 तक रहा। इस देश में 5000 से ज्यादा बड़े हमले हुए। अयोध्या से लेके कोयंबटूर और कोयंबटूर से अजमेर से लेके कोई इस देश का शहर नहीं है जहां दंगे न हुए हों, जहां धमाके न हुए हों। धमाके करने वाले कौन थे, उनका लिंक कौन था, वो कहां से आए थे, वो किनको मारना चाहते थे। लेकिन इस देश और समाज की खामोशी और नेताओं की मक्कारी ने यह किया कि उसका धर्म नहीं पता चल पाया आज तक। तो सिखों के आतंकवाद का धर्म पता चल गया था, लेकिन 5000 इस देश में धमाके करने वाले लोग, पूरी किताब का हवाला देकर के बात करने वाले लोग, पूरी दुनिया में जो कत्लो गारत कर रहे हैं वो किताब का हवाला दे रहे हैं, वो सूरा का हवाला दे रहे हैं, वो आयत का हवाला दे रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। जो लोग ये कहते हैं वो झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं, मुनाफिकी हैं। मैं कहता हूं हिंदुस्तान जो है इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है, और इस इस्लामिक आतंकवाद का जब तक आप कोई रास्ता नहीं निकालेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। और यह भी एक बड़ा झूठ इस देश में बोला जाता है। चंद लोग, कुछ लोग ऐसा करते हैं। मैं कहता हूं कुछ लोग शरीफ है, बाकी 100% ऐसा करते हैं। यह झूठ है। सच्चाई का सामना कीजिए आप। मेरी कोई भी बात पे आपको शक हो, इस लेक्चर के बाद आप सवाल जवाब कर सकते हैं। इसी देश में सेकुलरिज्म के बहुत गीत गाए गए। इसी देश को जो धर्म के आधार पर बटा था, हमने फिर भी धर्म के आधार पर इस देश को नहीं बनाया। हमने कहा नेताओं ने कुछ कहा होगा, कुछ सोचा होगा, अच्छी बात है, एक देश धर्म के नाम पे बना। लेकिन क्या वजह है कि भारत के पूरे 30-29 राज्यों को सुबह से शाम तक ये घुट्टी पिलाई गई कि आपको धर्मनिरपेक्ष रहना है, आपको सेकुलर रहना है, सेकुलरिज्म हमारी जड़ों में है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसी सेकुलरिज्म की आड़ में 70 साल के अंदर इस देश का एक राज इस्लामिक राज्य बन चुका है। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे के दरमियान उन्होंने एफिडेविट दिया है कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम राज्य है, उस राज्य में इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, उस राज्य में इस देश के संविधान में दिए प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लेकिन हम सेकुलरिज्म के नाम पे चुप बैठते हैं, हम खामोश रहते हैं, हम कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के नए नए जुमले गढ़ते हैं। ये तमाम जुमले, ये तमाम बातें इनको भ्रमित करने के लिए, ताकि लोग उधर देखें ना। जो कश्मीर की बात हो रही है, जिस कश्मीर की बात में गांधी जी ने कहा कि मुझे कश्मीर में रोशनी नजर आती है, मैं बार बार कहता हूं, मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करता महात्मा गांधी जी की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब गांधी जी ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में उन्हें रोशनी नजर आ रही थी, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त वो चश्मा लगाए थे कि नहीं लगाए थे। जम्मू कश्मीर आपके देश का एक ऐसा राज्य है जहां चुनी हुई मुख्यमंत्री, कल रात उनका बयान आया है, 6 महीने पहले बयान आया है, 2 महीने पहले बयान आया है। अगर ये कोई बयान इस देश का कोई भी एक्स मुख्यमंत्री भी दे दे तो उस पे देशद्रोह का मुकदमा लग सकता है। लेकिन क्यों कि इस्लामिक आतंकवाद के जो पैरोकार हैं सेकुलरिज्म के छत्र छाया में, उनके मुंह से हर शब्द महान है। और हमारा कोई गलती से कोई कह दे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो, तो पूरे देश में आत्मा जग जाती है, पूरे देश में हंगामा हो जाता है, देश खतरे में पड़ जाता है, इंटॉलरेंस बढ़ जाती है और तमाम किस्म के नए नए नारे बढ़ जाते हैं। एक धारा है जिसका मैं वन ऑफ द पिटिशनर हूं, जिस धारा के बारे में पूरे देश में बड़ी चिंता हो रही है। मैं बहुत गुस्से में हूं इस बात को लेकर के। मेरी बड़ी सख्त नाराजगी है उन लोगों से। 70 साल में आपके संविधान में जो फ्रॉड हुआ, जिन्होंने किया, समझ में आता है। कम से कम वो ताकतवर लोग थे, उन्होंने फ्रॉड करके चले गए। लेकिन बड़े सारे लीगल हैं। सुबह से शाम तक बड़ी राष्ट्रवाद की बात होती है,
सुबह से शाम तक बड़े सेकुलरिज्म की बात होती है, संविधान की बात होती है, चौराहों चौराहों गली गली पे लोग संविधान का हवाला देते हैं, लेकिन इसी संविधान के अंदर 70 साल से जो फ्रॉड हुआ उसके बारे में आपको बताया नहीं, बल्कि छुपाया गया कि आपके संविधान की हर साल एक ऑफिशियल कॉपी जारी होती है कि इस साल आपके संविधान में क्या जोड़ा क्या घटाया गया, उसको ऑफिशियल कॉपी कहते हैं। हमने जिस धारा को चैलेंज किया है, उसके चैलेंज करने में हम 3 साथियों में से एक साथी हमारा मारा गया है, और हमको इतिहास में पता चला कि इससे पहले कुछ 2 लोगों ने कोशिश की, वो कोर्ट पहुंचे और जब अपील डालने गए कोर्ट के बाहर उनका मर्डर हो चुका है। उस धारा को लेकर के मैं इसलिए चिंतित हूं, वो कैसे आई उस पर एक बहस हो सकती है, लेकिन वो कैसे हटेगी इसमें अगर मगर हो रही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा होगा वैसा होगा। ये धारा है क्या? 1954 में शेख अब्दुल्ला से जवाहरलाल नेहरू की नजदीकियां, आप सबको पता होगा कि कश्मीर में एक लंबे समय तक वहां वजीर आला नहीं कहलाता था, मुख्यमंत्री नहीं कहलाता था, वहां प्राइम मिनिस्टर कहलाता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन रहेगी मेरी, क्योंकि आपकी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, हमको 6 साल का विधानसभा का सत्र चाहिए, उनका ये भी ले लीजिए। और जब आप किसी की नाजायज मांगों को मानना शुरू कर देते हैं तो उसका अंत मालूम है क्या होता है? जितनी नजदीकियां नेहरू जी की शेख साहब के साथ थी, जितनी मांगे उन्होंने मानी, और जितना उनकी दोस्ती में अपने लोगों से गालियां सुनी, क्या वजह है कि नेहरू जी जिस शख्स के साथ इतनी दोस्ती निभाई, उन्होंने सब कुछ दिया, उसके बाद उसी नेहरू जी को, शेख अब्दुल्ला को देशद्रोह के अंदर जेल में डालना पड़ा। कितना मजबूर कर दिया उसने कि अपनी दोस्ती का भी उनको भरम तोड़ना पड़ा, अपने पद का भी भ्रम तोड़ना पड़ा, और मजबूरी में जाके उसको आपने जेल में डाला। उसी के कहने पे 14 मई 1954 को भारत के राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बना करके एक आदेश दिलवाया गया। उन्होंने पहले रिफ्यूज कर दिया, यह सब इतिहास में मौजूद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहा गया कि आप एक आदेश जारी करें। उन्होंने कहा कि यह आदेश पूरे तौर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह मैं नहीं कर सकता। तो तमाम लोगों के पास गए, अंबेडकर जी के पास गए, सबके पास बात गए, और फिर कहा कि साहब किसी तरीके से आप मान जाइए, इसमें कुछ चीजें हैं, कुछ राज हैं। वो राज आज 70 साल के बाद भी नहीं किसी को पता चल पा रहे कि वो क्या राज हैं, कि आप इसको सिर्फ आदेश जारी कर दीजिए। और उन्होंने आखिर में सबके कहने पे एक आदेश जारी कर दिया, और राष्ट्रपति का वो आदेश 14 मई 1954 को भारत के संविधान में आर्टिकल 35A के नाम से जोड़ दिया गया। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग लॉ बैकग्राउंड के हैं। हम जब कल रात में आ रहे थे ग्वालियर से, तो हमारे साथ में 2 लोग थे, वो ज़रूर लॉ बैकग्राउंड के थे। आप, बड़ी साधारण सी बात है कि भारत के संविधान में बगैर पार्लियामेंट के दोनों सदनों से पारित हुए उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं जुड़ सकता। यह सच है। जो लोग लीगल बैकग्राउंड के हैं वो बताएं कि क्या भारत के संविधान में कोई संशोधन, कोई एडिशन, डिलीशन, कोई राष्ट्रपति को अधिकार है? हमने सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी 2014 में ये चैलेंज किया कि ये आर्टिकल, पहली बात तो इसलिए इनवैलिड होना चाहिए कि राष्ट्रपति को इसका अधिकार नहीं है, और अगर राष्ट्रपति ने किन्हीं मजबूरियों में यह अधिकार दे दिया था और आपने संविधान में जोड़ दिया था, तो पिछले 70 साल में इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में सरकार, पार्लियामेंट के, संसद के किसी सत्र में, न किसी सदन में उसको रखा गया, न उस पर डिबेट हुई, और वो आज भी मौजूद है छोटा सा, लेकिन उसके रेमिफिकेशन आज आपको समझ में आएंगे। ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर के संविधान, जिसका एक अलग आईन है, उसमें भी जोड़ा गया। और देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों को लगता है कि 70 साल में इस देश में बड़ी सांप्रदायिकता बढ़ गई है, बड़ा हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तो मैं ये जरा उनको, आई जस्ट वोंट गो बैक टू दैट मेमोरी एंड जॉग इट।
आज से 70 साल पहले जो लोग सेकुलरिज्म और गंगा जमुना तहजीब के मुखौटा लगा करके आपको मूर्ख बना रहे थे, वो आज एक्सपोज हो गए हैं। आपने ये 14 मई 1954 को इस आदेश की जरूरत क्या थी, फिर इसको संविधान में जोड़ने की जरूरत क्या थी, इस मानसिकता को समझाने के लिए मैं ये रेफरेंस आपके सामने रखना चाहता हूं। ये आर्टिकल जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार को इस बात की ताकत देती है कि वो जम्मू कश्मीर राज्य का भारत से बाहर से आया हुआ किसी भी आदमी को नागरिकता देने या न देने का अधिकार है उसके पास। यानी आप भारत के किसी राज्य में चले जाएं, आपको नागरिकता तो नहीं लेनी होती। आप जाते हैं, नौकरी करते हैं, मकान बनाते हैं। हजारों लोग यहां कहां से आए होंगे। हमारे दिल्ली में बहुत सारे लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब तक आपके पास राज्य की नागरिकता नहीं होगी, आप वहां ना जमीन खरीद सकते हैं, ना कारोबार कर सकते हैं, ना वहां राज्य की कोई स्कीम में आप हिस्सेदार हो सकते हैं, न राज्य का चुनाव लड़ सकते हैं, न राज्य के अंदर जो चुनाव होते हैं उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें इस धारा के माध्यम से उनको दी गई। लेकिन ये धारा मांगी क्यों गई थी? जो महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ये जो मक्कारी करते हैं ना कि कश्मीर, हम कश्मीरियत के बगैर जिंदा नहीं हैं, कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, ये तो हमारी साझा संस्कृति है, मैं उस मक्कारी को एक्सपोज करना चाहता हूं। 14 मई 1954 को जब ये धारा लागू हो गई तो पूछा गया कि भाई हमने धारा दे दी, लागू कर दी। लेकिन आप सोचिए कि जिन लोगों ने ये धारा मांगी उन लोगों ने क्या किया। जम्मू कश्मीर के संविधान में ये कहा गया कि आपने धारा तो हमको 14 मई 1954 को दिए, लेकिन लागू करने की डेट हम चाहते हैं कि हम बताएंगे, वही मानिएगा आप। तो जब भारत गुलाम था, आपने क्या कहा कि हम 1944 से इसके इंप्लीमेंटेशन की डेट चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि नेहरू जी कितने विजनरी थे या कुछ लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं था इस बात को जानने में। उन्होंने 1944 से इस धारा को लागू किया तो किसी ने इस बात को नहीं सोचा कि ये 1944 की डेट क्यों मांगी जा रही है। वाई 1944? मैं कहता हूं 1944 ही क्यों, 632 दे देते भाई, तब से शुरू कर देते। लेकिन इस 1944 के पीछे की मानसिकता को समझिए। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जिस रेजोल्यूशन को उर्दू में कहते हैं करारदाते पाकिस्तान, अंग्रेजी में कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो पास हो गया था और 1940 से लेके 44 तक जिन लोगों को जम्मू कश्मीर, क्योंकि उस वक्त सियालकोट से जम्मू तक एक ट्रेन चलती थी, वही एकमात्र साधन था। जब उन लोगों को ये कानो कान पता चल गया कि पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास हो गया है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बनना तो है, जैसे हालात थे। आपने 1940 से 44 के बीच में जो माइग्रेशन जम्मू कश्मीर में होना था वो हो चुका था। 1945, 46, 47 में जब मार काट हुई पाकिस्तान में, तो वहां से जो लोग आए उन लोगों की गिनती जो 45 से 47 और 48 तक आए, उनकी गिनती उस वक्त के रिकॉर्ड के हिसाब से 5500 परिवार थे। वो 5500 परिवार वो लोग आए, जम्मू में आके बस गए। अब वो बस गए थे तो उनको नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जानी चाहिए थी, जैसे सारे लोगों को मिली हुई थी, और उस वक्त तो कोई नागरिकता देने न लेने की बात ही नहीं थी। लेकिन आपने जानबूझकर 1944 की डेट रखी, क्योंकि 1944 के बाद से जितने लोग आए उसमें 110% हिंदू थे। वो 5500 परिवार शुद्ध रूप से हिंदू थे। उनको जम्मू कश्मीर की नागरिकता न मिले क्योंकि उनके रहने से उनका जो एजेंडा था वैली का, वो कमजोर पड़ रहा था। लिहाजा उन्होंने 44 के बाद ये डेट रखी और फिर आपने 1954 में एक नाजायज मांग मांगी। उस नाजायज मांग को दिल्ली के नेताओं ने पूरा किया और उसके बाद उसका हश्र ये हुआ कि आज 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी जमहूरियत की बात हम करते हैं, उस लोकतंत्र में 7.5 लाख लोग वोट नहीं दे सकते। 70 साल से इस देश में रह रहे हैं, वो नागरिक नहीं है जम्मू कश्मीर के, वो सड़कों पर रह रहे हैं, उनकी एक के बाद एक पीढ़ी निकल रही है। 7.5 लाख लोग हो रहे हैं। हम बड़ा जश्न मनाते हैं लोकतंत्र का,
हमसे कहा जाता है आप वोट दीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, लेकिन 70 साल से हमने जेएनयू से लेके जादवपुर में बड़ा सारा हमने अब अभिव्यक्ति की आजादी को सुना, मानव अधिकारों को सुना, लेकिन इस आजाद भारत में वो 7.5 लाख लोग जो अपने राज्य में चुनाव में वोट नहीं दे सकते, राज्य में हिस्सा नहीं ले सकते, पंचायत में वोट नहीं दे सकते, खड़े नहीं हो सकते, राज्य उन्हें अपने राज्य का नागरिक नहीं मानता। लेकिन कमाल की बात देखिए कि वो लोकसभा में वोट दे सकते हैं, लेकिन राज्य के अपने किसी उसमें उनकी कोई भागीदारी नहीं है, और हम कहते हैं हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। कोई इस पे नहीं बोलता है। वो महबूबा मुफ्ती जो सुबह से लेकर शाम तक ड्रामा करती है, उसका दूसरा चेहरा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये 14 मई 1954 को सोच समझ करके किन लोगों को नागरिकता से रोकने के लिए आपने इसको इंप्लीमेंट किया। अगर ईमानदार होते और निजाम मुस्तफा के मानने वाले होते, इस्लामिक हुकूमत के मानने वाले होते और अल्लाह के असली बंदे होते, तो अल्लाह तो कहता है कि उसकी मखलूक यानी उसका क्रिएशन, द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ अल्लाह इज ह्यूमन बीइंग, और उसमें कोई फर्क नहीं है। तो ये सिर्फ गाना गाने के लिए तो ठीक है, निजाम मुस्तफा की बात करने के लिए तो ठीक है, अल्लाह ने किसी को बड़ा छोटा नहीं बनाया ये कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन में देश का एकमात्र ऐसा राज्य जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है, जहां का संविधान आपने मुसलमानों के हिसाब से बनाया है, आप अगर अल्लाह के भी बंदे होते, अगर इस्लाम के भी मानने वाले होते, तो इतनी ईमानदारी तो करते कि भाई जो कुरान मजीद में फरमाया है, जो मोहम्मद साहब ने फरमाया है, कम से कम उसको भी मान लेते, तो कम से कम 7.5 लाख लोग आज सड़कों पे नहीं रह रहे होते। आज मानवता के खिलाफ आपका चेहरा नजर आता है। आप सेलेक्टिव हैं, आप इस्लाम का प्रयोग किसी खास एजेंडे से करते हैं, इस्लाम की टीचकों को आप भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपका एजेंडा कुछ और है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरा ओपन चैलेंज है कि जो लोग सुबह से शाम तक बड़ा इस्लाम का नाम लेते हैं, कुरान मजीद का नाम लेते हैं, मुझे बताएं, मैं पूछना चाहता हूं, ये काफिर कौन है? इसका जिक्र क्यों है भाई? ये जिहाद का जिक्र क्यों है? आपकी 30 आयतों में 34 बार जिहाद किसके खिलाफ करना है आपको? आप तो रिलीजन ऑफ पीस कहते हैं भाई। अब आप हम समझते हैं पीस माने शांति, वो कहते हैं पीस माने टुकड़े। अब ये कंफ्यूजन हमारा है। 1947 में एक पीस देखी हमने, और आज भारत में ये भारत सुरक्षित है विदेशी ताकतों से। मैं कहता हूं भारत सबसे ज्यादा असुरक्षित है इस वक्त। आपके देश में बहावलपुर से, बालाकोट से, मुरीदके से जो साजिशें होती हैं और जो उसको यहां इंप्लीमेंट करने आते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं, और अभी हाल में ही कार्रवाई हुई है। लेकिन इस देश में 5000 कश्मीर हैं, 5000 बालाकोट बने हुए हैं, 5000 बहावलपुर बने हुए हैं। आपको उनसे लड़ना है। ये देश अंदर से खोखला हो गया है, इसलिए इस देश में बौने लोगों को बड़ा करो और आगे रखो, ताकि सही बात कहने वाले को मार दो, उनको हटा दो, उनको डरा दो, वो बोलना बंद कर दे। मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं आर एस सिंह जैसे लोगों का कि आर एस सिंह इस देश में पहला वो शख्स है जब इस देश में राष्ट्रवाद की बात करना, जब इस देश में नेशनलिज्म के बारे में कुछ बोलना बड़ा ही आउट क्लास लगता था लोगों को। जैसे ही आप राष्ट्रवाद की बात करते थे, कई हजार लिबरल, कई हजार सेकुलर, कई हजार टॉलरेंट और नॉन टॉलरेंट ग्रुप के आपके ऊपर खच 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 चिल्लाना शुरू कर देते थे। जो पहली घटना घटी इस देश के अंदर हिंदू टेरर की, टेलीविजनों में गेस्टों को बुलाया इस हिसाब से जाता था कि कोई दूसरा नैरेटिव ना कहे, कोई दूसरी बात ना आए, तो तमाम रहमानी, सलमानी, बेग, फारूक, ये तमाम सारे लोग छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने टेलीविजन पे सुबह शाम आते थे। ये बोलने नहीं देते थे किसी को।
जैसे ही आपने मुंह खोला और राष्ट्रवाद की, ये आरएसएस का एजेंट है, ये बीजेपी का एजेंट है, ये विश्व हिंदू परिषद का एजेंट है, उस वक्त आरएसएन सिंह जैसा आदमी, जिन्होंने अपना जीवन फौज में किया, रॉ में किया और भारत की मिलिट्री इंटेलिजेंस में लंबे समय तक काम किया, वो उनके मंसूबों को जानते थे। तब टेलीविजन में पहली बार जब हिंदू आतंकवाद की थ्योरी लाई, उस थ्योरी को अगर किसी ने डिमोलिश किया तो वो आरएसएन सिंह साहब ने किया। इस थ्योरी से बहुत सारे सूडो किस्म के लोग, बहुत सारे लुटियन जोन के लोग, बहुत सारे वो लोग जो शाम में पार्टी 7 बजे के बाद, जिनको पार्टियां करनी होती हैं, जिनको पॉलिटिकली करेक्ट रहना होता है, जो गजलें सुनते हैं, जो कव्वाली सुनते हैं, उन लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया आरएसएन सिंह साहब को। लेकिन आरएसएन सिंह साहब ने हिंदी का, इंग्लिश का, छोटा बड़ा कोई चैनल नहीं छोड़ा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जहां उस थ्योरी को डिमोलिश किया। और मैं इसलिए शुक्रगुजार हूं, इसलिए थैंकफुल हूं कि अभी 15 दिन पहले उस हिंदू आतंकवाद का जो आखिरी चेहरा था, उसको भी कोर्ट ने बेनकाब कर दिया और स्वामी असीमानंद को छोड़ दिया। आई एम ग्रेटफुल टू द आरएसएन सिंह, जिनके कारण यह मुमकिन हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब सिर्फ भारत की भौगोलिक स्थिति नहीं है, भारत माता का नारा लगाना नहीं है, वंदे मातरम कहना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि क्या यह तय हो, हम इस कमरे में वंदे मातरम का नारा लगा सकते हैं? यह तय क्यों नहीं हो पा रहा 70 साल से कि जब भी भारत में लोकसभा का सत्र समाप्त होता है, एक सेशन से दूसरे सेशन में जाता है, एक बार खत्म होकर अगले बार के लिए जाता है, तो वंदे मातरम बजता है। सुना है आपने लोकसभा के अंदर? सुना है? जोर से बोलिए। नहीं सुना, लेकिन बजता है। मुझे उसके बजने से ज्यादा बड़ी चिंता है जो लोग लोकसभा के सत्र के खत्म होने के बाद जब वंदे मातरम बजता है, तो उसी पार्लियामेंट में कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को चुन के भेजते हैं, जब वंदे मातरम होता है वो उठ के खड़े कहते हैं कि हम इसको नहीं सुनेंगे, ये गैर इस्लामिक है, और वो भरी महफिल में से उठ के चले जाते हैं और जिंदा रहते हैं। उन पे सवाल कोई क्यों नहीं उठाता है कि अगर वंदे मातरम है तो ये क्या हिंदू है, ये क्या कम्युनल है, ये क्या सेकुलरिज्म की निशानी है कि जो वंदे मातरम को गाली देगा वो सेकुलर होगा और जो वंदे मातरम की जय लगाएगा वो आरएसएस का होगा? ये क्या मतलब है भाई? हम 70 साल में कुछ परिभाषाओं को तय नहीं कर पाए कि होना क्या है, और हमने ये होना दिया। उसका नतीजा क्या है कि चंद दिन पहले इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय विद्यालय में जो स्लोगन है, सिंह साहब, मैं उसको याद नहीं कर पाता क्या है वो, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका मतलब यह है कि अंधकार से उजाले की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ। कहा ये तो कम्युनल है, इसको रोक देना चाहिए। अब 70 साल में हम ये तय नहीं कर पाए कि क्या सेकुलर है और क्या कम्युनल है। इसीलिए पिछली सरकार ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दूरदर्शन के किसी कोने में स्क्रीन पे छोटा सा लिखा रहता था, सत्यम शिवम सुंदरम। वो किसी हिंदू के कारण लिखा था और उन्हीं सरकारों ने लिखा था जो अल्ट्रा सेकुलर थी। लेकिन किसके दबाव में आपने उस लोगों को भी धीरे से हटा दिया? यह सवाल क्यों नहीं समाज पूछता भाई कि इस देश में वंदे मातरम कम्युनल है, केंद्रीय विद्यालय की जो प्रेयर है वो कम्युनल है, कश्मीर में जनगण मन पे खड़ा होना बेइज्जती है, लेकिन इसी देश में नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए किसी की हत्या कर देना सेकुलरिज्म है। उनका कोई धर्म नहीं होता भाई। बड़ा यह फैलाया गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं इस बात को इसलिए प्रचारित करता हूं कि हमारी पीढ़ी के लोग कुछ सहमे हुए थे, कुछ डरे हुए थे और इस कारण बड़ी खामोशी से बहुत सारी बातें कहते थे। लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि आज के युवा को किसी का डर नहीं है, उसको किसी की चिंता नहीं है। लेकिन उस युवा को सही बात तो बताइए, उस युवा से कहिए वो जाए खोज करे, उसको लंबा होमवर्क मत दीजिए। छोटे छोटे टुकड़ों में इस युवा को
सच बात बता दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो क्रांति ये करेंगे वो इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। हमको भी यहां किसी ने 90 साल के बुजुर्ग ने हमसे नहीं कहा कि आपको वहां जाना है। टेलीफोन पे यहीं के युवाओं ने, जिनको मैं कभी जानता नहीं था, न मेरी कभी उनसे कोई वाबस्तगी थी, सिर्फ उन्होंने कहा कि हम गुनाह में, हम ऐसा ऐसा प्रोग्राम करना चाहते हैं, सारे लोग युवा हैं, वो आपको सुनना चाहते हैं, आप आ जाइए। हमने तो अपनी जो सिक्योरिटी में साइलेंटली लोग काम कर रहे हैं, हमने तो उनसे भी नहीं कहा कि भाई कौन लोग हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है राशिद भाई और खालिद भाई ने हमें नकाब लगा के बुला लिया है। हमने तो ये भी नहीं पूछा, हमने ये नहीं पूछा, लेकिन हम आए। और मैं आप लोगों को साफ कर दूं कि जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने काफ़ी क्षमा मांगी कि ये हो गया, ये हो गया, बल्कि मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि वहाँ से आने में हमको लग रहा था बड़ी असुविधा होगी, बड़ी परेशानी होगी। हमको कोई असुविधा नहीं हुई और हमको गुनाह में आके जितने भी अब तक हमने प्रोग्राम किए हैं, इतने यंग चेहरे मैंने कभी नहीं देखे। हम 70 साल में ये तय नहीं कर पाए कि मुगल काल में क्या हुआ था, और मुगल काल में क्या हुआ था ये हम सामाजिक तौर पे तो बात करते हैं, लेकिन पढ़ाया जाता है अकबर महान है, मकबर महान है, समझ में आता है। लेकिन अकबर को महान कहने वालों से भी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। यह सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पूछेंगे तो जो मक्कार मुनाफिक आपके बीच में गंगा जमुना तहजीब के नाम पे, भाईचारे के नाम पे, ये बात अलग है कि वो भाई और चारा आप हैं, ये जो चल रहा है इसको सवाल पूछिए। अकबर को अकबर महान कहने वाले लोग, उन मुसलमानों से पूछिए कि आप, अकबर मुसलमान था समझ में आता है, लेकिन अकबर और इस्लाम के हिसाब से जो मुसलमान इस्लाम को खारिज कर दे और इस्लाम के पैरेलल एक नया धर्म बना ले, उसका क्या हशर होगा। आज कोई इस्लाम से खारिज हो जाए कि साहब भी इस्लाम है, अपनी जगह है, लेकिन मुझे इस्लाम से वो शांति नहीं मिल रही, इसलिए मैंने एक नया धर्म बुलाया, उसका नाम है दीन इलाही। अगर आज गलती से कोई ये लिख देता है, सच बात लिख देता है कि कुरान मजीद में ये गलत लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं उसकी गर्दन काट देंगे, आप तो उसको मार देते, आप तो फतवा जारी कर देते। आपने तो तस्लीमा नसरीन को सरे बाजार मारा, आपने तो सलमान रश्दी को इस देश में घुसने नहीं दिया, 10 साल से वो बेचारा कहां छुपा हुआ है। लेकिन अकबर को महान क्यों कह रहे हो, जो इस्लाम को नहीं मान के नया धर्म शुरू जिसने किया है। सवाल क्या है। इसीलिए मैं कहता हूं आपके इतिहास के रुख हैं, हम इसको नहीं नकार सकते कि बाबर आया, औरंगजेब आया, हुमायूं आया, इसको नकार नहीं सकते, लेकिन इसकी ताकत और ये तो हमें अधिकार है कि हम किसको हीरो माने और किसको हीरो न माने। ये तो अधिकार है हमारा कि ये भी हमको लेफ्ट के ओरिएंटेड जो इतिहासकार हैं, जो सेकुलर लोगों ने इतिहास लिख दिया है कि बाबर भी महान था, औरंगजेब भी महान था, ये भी महान था, वो भी महान था, तो फिर हम क्या थे। तो हमारा इतिहास 1526 से नहीं शुरू होता, मीर कासिम से नहीं शुरू होता। तो हमने जो पढ़ा गया, जो बताया गया और उस पे हमें इंप्लीमेंट करने के लिए मजबूर किया गया, उसी के कारण जिसकी बात अभी हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, ये उसी का कंफ्यूजन है। सिर्फ अकबर इसलिए महान है, सिर्फ औरंगजेब इसलिए महान है, सिर्फ बाबर इसलिए महान है कि उसने आपके पुरुषार्थ को चौराहों चौराहों पे मारा, गली गली मारा, कत्लो गारत की, आपकी पूरी 5000 साल की सभ्यता को चौराहे चौराहे नंगा किया। इसलिए आज के लोग जो अपने आप को मुगलों का वारिस मानते हैं, जिनसे उनका कोई नाता नहीं है, ना अजरबैजान से आने वाला, ना मंगोलिया से आने वाली उस माँ से इनका कोई रिश्ता है, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदुओं को ना जन कुंठित रखना, उनको जलील करना, उनको बताना कि तुम्हारा इतिहास क्या है, इसलिए उनकी निगाह में अकबर भी महान है, औरंगजेब भी महान है, बाबर भी महान है। ये एक कारण है और कोई कारण नहीं है। बाबरी मस्जिद बनेगी इसलिए कि बाबर ने बनाई थी, इसलिए कि बाबर ने हिंदुओं की ताकत को तोड़ा था, सिंबॉलिकली तोड़ा था, लिहाजा वो हमारा हीरो होगा। तो जो लोग अब टेलीविजन पे आके कहते हैं कि भारत ने सभ्यता
बाबर ने आकर के भारत को सभ्यता दी थी, औरंगजेब हमारा वलीउल्लाह है, उनके मंसूबों को समझने की कोशिश कीजिए। ये वो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर, इलाहाबाद में और बनारस में गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में 1990 में 19 जनवरी 1990 में धर्म के नाम पे, किताब के नाम पे, हदीस के नाम पे, कुरान के नाम पे मस्जिद का इस्तेमाल करते हुए आपने 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मारा, रेप किया, हजारों को मार दिया, दफन कर दिया, चौराहे चौराहे उनकी लाशें पड़ी नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान गया नहीं कि हम गंगा जमुना तहजीब के पैरोकार हैं, हम कश्मीर जाएंगे, जिन्हें इन्होंने मारा है हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, इन्होंने हमारे भाइयों को मारा है। पूरे देश में एक मैंने आंदोलन, एक प्रोटेस्ट नहीं देखी। ये मक्कारी है। लेकिन यही हिंदुस्तान का मुसलमान 300 किलोमीटर दूर से, जिससे कोई रास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई खून का रिश्ता नहीं, उस रोहिंग्या मुसलमान के लिए भारत में वायलेंट जंग से करता है। आप सब ने टेलीविजन देखते हैं, आजाद मैदान की तस्वीरें सबके सामने पता हैं। पूछें भाई कि यहां गंगा जमुना तहजीब मर जाती है क्या आपकी? कि गंगा जमुना तहजीब जब तक होती है जब तक आप 30% नहीं हो जाते, और 30% हो जाइए आपको लगता है कि अब तो हम निजाम मुस्तफा स्थापित करेंगे, आपको रहना है तो रहिए, नहीं थैंक यू वेरी मच। ये खतरे भारत के अंदर हैं। कमाल की बात देखिए, आप सबको पता होगा रशियन फोर्सेस आई थी पाकिस्तान में, याद है आपको? तालिबान का क्रिएशन हुआ था, वो रशियन फोर्सेस के खिलाफ कौन लड़ रहा था? उस वक्त पाकिस्तान में हम जाया करते थे तो ये कहा गया कि अहले किताब का साथ देना है। अहले किताब का मतलब जिन लोगों की किताब है, यानी ही बाइबल है और कुरान है, बाकी तो किसी की किताब है नहीं, तो हमें अपने उन भाइयों का साथ देना है जो किताब से गवर्न होते हैं। उस वक्त उन लोगों ने, वो जो तमाम दहशतगर्द, जो रशियन फोर्सेस, जो कम्युनिस्ट थे, जो सुर्ख झंडे के नीचे चलते थे, जिनको दहरिया कहा जाता था, आपने कहा कि हमें अहले किताब का साथ देना है तो रशियन फोर्सेस के साथ लड़े। पूरी दुनिया में इस्लाम का कन्फ्रंटेशन लेफ्टिस्टों के साथ में और उस कम्युनिस्ट मानसिकता के साथ में पूरे दुनिया में चल रहा है। लेकिन भारत एक निराला देश है। भारत में इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक जिहाद का इन्हीं लेफ्ट के साथ गठजोड़ है। नहीं बोलते हैं, ये रहमानी सलमानी सुबह से लेकर परेशान रहते हैं कि फलस्तीन में क्या हो रहा है, इजराइल मार रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों को मार रहा है, म्यांमार के मुसलमानों की चिंता है, जापान में मुसलमानों की चिंता है, अमेरिका के मुसलमानों की चिंता है। लेकिन इन्हीं मक्कार मुनाफिक मुसलमानों को चिंता इस बात की नहीं है कि जो चाइना आपके बराबर में है, चाइना के 2 प्रांतों के अंदर आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कहा गया कि नमाज 5 वक्त नहीं होगी, ये दाढ़ी लंबी नहीं होगी, रोजे 8 घंटे के नहीं होंगे, मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, और कहा गया कि अगर पालन नहीं होगा तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र नहीं है। वहां 6 बजे अदालत नहीं खुलती रात में, वहां 6 बजे अलाउट जारी होता है, सुबह तक निपटा दिया जाता है। हमारे देश में तो 6 बजे अदालतें खुलती हैं। वही भारत के मुसलमान जो फलस्तीन में मरने वाले मुसलमान के लिए चिंतित हैं, जो म्यांमार के लिए भारत के संविधान को भी ताक पे लगा देते हैं, भारत के भाईचारे को भी तोड़ देते हैं, वो मुसलमान चाइना में जिन मुसलमानों के साथ चाइना कर रहा है उस पर एक लाइन नहीं बोलते हैं। वही पाकिस्तान भारत के मुसलमानों की चिंता करता है, कश्मीर में कहता है हम मॉरल सपोर्ट देंगे कश्मीरी मुसलमानों को, उनके साथ बड़ी जुल्म ज़्यादती हो रही है। लेकिन वही पाकिस्तान इस्लामिक नेशंस का एक ग्रुप है, इस्लामिक ऑयल कंट्रीज समथिंग इस्लामिक कंट्रीज करके ग्रुप है। उस ग्रुप में जब भी चाइना के खिलाफ प्रस्ताव आता है, इस्लामिक देश इन तमाम कारणों से जो इस समय चाइना में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जब प्रस्ताव आता है तो पूरे प्रस्ताव में सिर्फ दुनिया का एक मुल्क है पाकिस्तान जो उसके खिलाफ वीटो करता है। वहां समझौता है पाकिस्तान का कि तुम भारत के खिलाफ अजहर मसूद को पूरी ताकत से यूएनओ में
उसको आतंकवादी घोषित करने में हमारी मदद करो कि तुम उसे आतंकवादी घोषित नहीं दोगे, और हम तुम्हें इस बात की इजाजत देते हैं कि तुम मुसलमानों को 5 वक्त की नमाज पढ़ने से रोको, मस्जिदों को तोड़ो, रोजे से रोको, आप उनको सड़कों पे नमाज करने से मना करो, मोहम्मद नाम रखने से मना करो, हम तुम्हें इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये इस देश में मक्कारी का इस्लाम चल रहा है। क्या आपने देखा कभी हिंदुस्तान का मुसलमान चाइना की एम्बेसी में गया हो, एक धरना प्रदर्शन करने गया हो? लेकिन इजराइल के खिलाफ इतना गुस्सा, इजराइल के खिलाफ इतना जोश कि आपने इस देश की 25 साल तक आदर्शवादी और सेकुलर सरकारों को मजबूर कर दिया कि इजराइल के साथ संबंध आप न रखें, लेकिन रखें, लेकिन पर्दे के अंदर रखें, पता न चले किसी को। ये बात अलग है कि अब जो आया है उसने खुलेआम, उसने कहा खुलेआम होगा, अब जो होगा कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर किसी को बुरा लगता है तो लगे, जो भारत के हित में है वो होगा, और जो भारत के हित में नहीं होगा होगा, चाहे वो सेकुलरिज्म हो, चाहे वो कम्युनलिज्म हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो। तो अब देश में क्या हो रहा है कि यकायक लोगों को लगा इंटॉलरेंस बढ़ गया है, तो लोगों ने अपने अवार्ड वापस करना शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने जिस पर्पस से अवार्ड लिए थे उसी पर्पस से वापस कर रहे, और ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, जो आरएसएन सिंह साहब कहना चाहते हैं, मैं, आप यही कहने आइए, खत्म टाइम बोल, खत्म कर दूं। हम जो कह रहे हैं, जो मेरी आज के युवा से मैं कहना चाहता हूं, आप कुछ देर के लिए मानिए कि जब भी आप कुछ नया करेंगे, जब भी धारा से अलग हटके कुछ करेंगे, जब भी धारा के खिलाफ आप खड़े होंगे, आपका पुरजोर विरोध होगा, आपकी जबरदस्त मुखालिफत होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, दुनिया सलाम उसी को करती है जो उस धारा के खिलाफ खड़ा रहता है, और आप ही को मानेंगे। अब आपको किसी रोल मॉडल की जरूरत नहीं है। आज के दौर में आपके सामने प्रत्यक्ष है कि एक आदमी गुजरात को ठीक ठाक करने के बाद उसमें जो बीमारियां थी उसका ऑपरेशन 2002 में किया, ठीक ठाक किया। वहीं के लोगों से बात आसाम तक गई, अंडमान निकोबार तक गई। जो शख्स एक राज्य का मुख्यमंत्री था, जो किसी बड़े घर का बेटा नहीं था, क्या वजह हुई कि जब उस आदमी ने 15 साल किसी की नहीं सुनी, कहा कि जो इलाज मैं जानता हूं उसकी दवा मेरे पास है और मैं ही दूंगा, उसका कितना विरोध हुआ। दुनिया की तमाम एनजीओज ने उसका विरोध किया। उस एनजीओज के माध्यम से इस देश के अंदर जो पैसा आता था, बड़े बड़े पोस्टर बनाए गए, बड़े बड़े सेमिनार किए गए, वो लगातार चलता रहा। वो उस आदमी ने परवाह नहीं की, और जब उसने परवाह नहीं की तो इस देश ने कहा कि आपने इलाज गुजरात का कर दिया है, अब आपकी जरूरत हिंदुस्तान में है, आपने उसको वहां बिठाया। तो डरिएगा मत। यह सेमिनार का सिलसिला, यह सच्चाई का सिलसिला आप चलाइए। हमारे जगह बहुत सारे लोग हैं, उनको भी बुलाइए, लेकिन इस सिलसिले में पॉलिटिकल करेक्टनेस की चिंता मत कीजिएगा। लोग हो सकता है ताली न बजाएं। जब मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पैदा हुआ और पढ़ता था, जब मैं कहता था तो लोग कहते थे पुष्पेंद्र तुम क्या बेकार की बात कर रहे हो यार। तब मैं आइसोलेट समझता था अपने आप को। ये तमाम बातें मैंने आज नहीं की, मैं बचपन से कर रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर मैं पत्रकारिता में आ गया तो नौकरी के अपने कंपल्शंस होते हैं। तो मैं पैदा वहां हुआ जहां पाकिस्तान की नींव रखी गई, और ऊपर वाले ने मुझे 12 साल उस जगह देखने का मौका दिया जिसके बारे में बड़ा डराया जाता था कि हमारी आवाज को अगर हिंदुस्तान में दबाया गया तो बाहर चली जाएगी। तो मैंने कहा बाहर वालों की जरा आवाज देख के आऊं, उनके क्या हालात हैं। तो उनकी भी आवाज देख के आया हूं। बिल्कुल लीडर होकर काम कीजिएगा। हमें भी बड़ी थ्रेट है, हमें भी बड़े चैलेंजेस हैं, हमको भी बहुत रोका गया, हमारे खिलाफ भी बहुत प्रचार किया गया और प्रचार होगा। यही वजह है कि न मैं कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूं, न मैं कोई सेलिब्रिटी हूं भाई, न मेरे दादा परदादा कोई सेलिब्रिटी थे। क्या वजह है कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मुझे देश में लोग क्यों बुला रहे हैं, क्या वजह है कि आरएसएन सिंह साहब ऐसी क्या बात कह रहे हैं जो लोगों के दिल को लग रही है। इसलिए इस सिलसिले को रुकने मत दीजिएगा।
ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। और इसलिए नहीं कि कोई सत्ता का परिवर्तन तक हमारा इसमें कोई लेना देना है। सत्ताएं वही आएंगी, सत्ता में वही बैठेगा जिसे आप चाहेंगे। लेकिन आप चाह तो लिए कि आप किसे चाहते हैं। आपने चाहा, यह पहली बार हुआ है कि इस देश की पॉलिटिकल डायमेंशन बदली है। इस देश में पहली बार मेजॉरिटी को यह एहसास हुआ है कि हम थे तो मेजॉरिटी में, हम हैं तो मेजॉरिटी में, लेकिन सरकार माइनॉरिटी की बनती है। यह एहसास बिल्कुल वैसे ही है। पता नहीं आप में से कितने लोग, मैंने अभी मुंबई के किसी फंक्शन में यह बात बोली थी, आप तक पहुंची होगी यूट्यूब से, कि एक कहानी सुनाई थी पहली मन की बात में। हमने मन की बात को ये सोचा, अरे यार प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी अपनी ऐसी कह देगा, कहता रहता है, क्या करना, टाइम वेस्ट है। लेकिन हम लोगों की बीमारी है कि हम जड़ को जरूर पकड़ने की कोशिश करते हैं। उस पहली मन की बात की कहानी अगर आपने सुनी होती तो आप आज 2019 में, जिन लोगों ने सुन ली वो यहां बैठे हुए हैं, उस कहानी को जिन्होंने सुन लिया है, जिन्होंने समझ लिया है, वो पूरे देश में हम लोगों को सुन रहे हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं सुना उन तक मुझे अपनी बात पहुंचानी है। भारत के 70 साल में आपका इतिहास, आपकी जड़ों से कटना, आपको यह एहसास कराना कि आप वो नहीं हैं, सनातन सभ्यता के आप वाहक नहीं हैं। आपका इतिहास 5000 साल पुराना नहीं है। आप तो सन 1947 में पैदा हुए, आपके दादा परदादा सब गुलाम थे, आप लोग तो जाति में बटे हुए लोग थे। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है भाई? महान तो हम हैं, हमारी शमशीर थी, हमने पूरी दुनिया के अंदर जो है अपना राज फैलाया। उन लोगों को उस कहानी को बार बार सुनना चाहिए। और जिन लोगों ने उस कहानी को सुन लिया है उसमें RSN सिंह जैसे लोग पैदा हो रहे हैं। कहानी बहुत मुख्तसर सी है कि एक जंगल में एक शेर और शेरनी जा रहे थे अपने 4 बच्चों के साथ में, और भेड़ों का झुंड आया तो शेर और शेरनी को लगा शिकार करना चाहिए। वो शिकार करने के लिए आगे बढ़ गए। वो शिकार करते करते काफी आगे निकल गए। उन 4 बच्चों में से 3 बच्चे भी पीछे पीछे भागे। शेर शेरनी ने शिकार किया, वो जंगल चले गए। उनका एक बच्चा पीछे छूट गया बेचारा। शेर शेरनी ने पलट के देखा नहीं कि उनका बच्चा छूट गया है। वो बच्चा बेचारा भेड़ों के बीच में रहने लगा। वो वैसे ही सेकुलर हो गया जैसे आज का हिंदू हो गया है। उसको एहसास हो गया कि मैं शेर तो हूं नहीं, मैं भेड़ हूं। वैसे ही बोलने लगा, वैसे ही समझने लगा। और उसको 70 साल में समझा दिया कि तुम तो भेड़ थे भाई, तुम्हारा थोड़ा सा रंग रूप अलग हो गया है किसी वजह से, लेकिन तुम असल में ही भेड़ थे। लेकिन गलती से वो शेर शेरनी महीनों सालों 70 साल के बाद 2014 में आए और उन्होंने कहा कि भाई, शेरनी ने अपने बच्चे को पहचान लिया। उसने कहा ये तो मेरा बच्चा है। वो उस बच्चे के पास गई तो पहला जितना समय उस शेरनी को समझाने में लगा उतना ही हमें सेकुलर समझने में लगा कि हम सेकुलर नहीं है। उसने कहा तू शेर का बच्चा है, तू मेरा बच्चा है। वो कहने लगा नहीं, मैं शेर का बच्चा नहीं हूं, मैं भेड़ हूं। वो बार बार कह जाए मैं भेड़ हूं, मैं कहता नहीं। वो कह रहा था मैं सेकुलर हूं, वो कहता नहीं तू सेकुलर नहीं है। कुल मिलाकर के ये हुज्जत चलती रही और फाइनली उस शेरनी ने कहा कि मैं इसको कैसे एहसास कराऊं कि तू शेर की औलाद है। वो एक कुएं की तरफ अपने बच्चे को ले गई। उसने अपना चेहरा दिखाया और उससे कहा देख तू अपना चेहरा देख, मेरा और तेरा चेहरा मिलता है। तो जब उसने उसको चेहरा दिखाया तो उसको लगा कि हाँ कुछ कुछ मिलता तो है। फिर उसके बाद शेरनी ने जोर की दहाड़ मारी। तो जैसे ही उसने दहाड़ मारी तो बच्चे को लगा कि यस, उसके अंदर भी वो रगों में उसकी खून दौड़ा और उसने भी जब जोर की दहाड़ मारी तो बोला मैं शेर का बच्चा हूं। तो मुझे लगता है 700 साल की गुलामी और 70 साल का सेकुलरिज्म के फ्रॉड ने आपको भेड़ बना दिया था। आप 27 मई 2014 को आपको अपने शेर होने का एहसास हो गया है। इसलिए लोग चिंतित हैं, इसलिए लोग परेशान हैं कि अगर आपको अपने शेर होने का एहसास हो गया तो ये गीदड़ जो घूम रहे हैं JNU में, ये जादवपुर में जो घूम रहे हैं, जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये जितनी तेजी से आपको अपने शेर होने का एहसास होगा, ये चौराहे चौराहे अपनी ताकत को दिखाएंगे। ये जलते हुए चिराग के आखिरी
लम्हे हैं, इस वक्त पूरी ताकत से शेर बने रहिए। जितनी ताकत से आपका राष्ट्रवाद आगे बढ़ेगा, ये टुकड़े करने वाले लोग खुद ही भाग जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन इस गुनाह से लेकर के देश भर के कोने से युवा यह कहेगा कि जिन लोग इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, हम युवा उनके टुकड़े करने के लिए तैयार हैं, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। एक बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। बिना सोचे, बिना समझे जो इस देश में नैरेटिव चल रहा है, उसको समझे बगैर उस पर रिएक्ट मत कीजिए। समझिए कि बात जो कही जा रही है वो कितनी दूर तक कही जा रही है। अभी हाल फिलहाल में बालाकोट में जो हुआ सबको पता है। तो मैं अभी बरेली में कह रहा था कि इस देश में जब जब हमले होते थे, 26/11 होता था, अयोध्या होता था, अजमेर शरीफ होता था, तो भारत सरकारें लंबे लंबे पोथियां तैयार करती थीं। यहां से घुसा था, यहां गया था, फिर उसके हाथ में ये था, फिर उसने ये कहा, फिर उसने ये बयान दिया। ये तमाम तैयार करके पाकिस्तान को डोजियर देती थी कि देखिए साहब ये है, आप बताइए कि ये आदमी है आपके यहाँ का। वो कहते नहीं हमारे यहाँ का नहीं है, नहीं हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं है। मैंने कहा बरेली में भाई, क्योंकि इन्हें शेर होने का एहसास हो गया है, और जिसने करा दिया है आपको शेर होने का एहसास, उसने कहा मैं डोजियर नहीं दूंगा, मैं डोज दे देता हूं सीधी सीधी। तो वो जो डोज दी गई, बालाकोट में 5000 लोग मरे, 5 मरे। ये मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं जो लोग प्रूफ मांग रहे हैं कि इतने मरे तो प्रूफ दिखाइए। बालाकोट में मैं मानता हूं कि एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा, मान लिया मैंने। लेकिन बालाकोट की महत्वता को समझिए कि बालाकोट क्या है। 200 साल पहले उसी बालाकोट में रायबरेली से गए हुए बरेलवी ने वहां मदरसा खोला था। बालाकोट एक सोच का नाम है, बालाकोट एक जिहाद का नाम है, बालाकोट उस फैक्ट्री का नाम है। अगर वहां कोई मरा या नहीं मरा, लेकिन भारत ने पहली बार इस धमकी के चलते कि पाकिस्तान के पास बम है, आप आए तो हम बम गिरा देंगे, वो पाकिस्तान के फ्रिज में बम रखा रह गया और आपने बालाकोट में घुस के ये बता दिया कि तुम्हारे बम किसी काम का नहीं है। बालाकोट तक जाना, बालाकोट कहां है? पहले फ्रॉड फैलाया गया आपके देश के इंटेलेक्चुअल्स ने कि बालाकोट तो बॉर्डर के पास है, ये तो पीओके में है। जब उनको पता कि बालाकोट का इस्लामाबाद के पास है, खैबर पख्तूनख्वा में है, ये तो पाकिस्तान का बावर्ची खाना है, भाई अगर यहां तक आ गया हिंदुस्तानी तो फिर अब हम क्या करेंगे? तो डर इस बात का नहीं है कि कितने मरे, डर इस बात का है कि ये शेर यहां तक आ गया है, अब तो बहुत दूरी रह गया है घर हमारा। डर इस बात का है। एक आदमी को, एक एयरफोर्स के कमांडर को पकड़ लिया और कहा गया कि देखिए हमने बड़ा महान कार्य किया, हमारे देश के बहुत सारे दीवाने, टुकड़े गैंग, लिबरल, लेफ्टिस्ट, माओवादी, इन्होंने कहा इमरान खान को नोबेल प्राइज देना चाहिए। तो इमरान खान ने अभी हफ्ते भर पहले एक बयान जारी किया है। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मेरे यूट्यूब वहां भी देखते हैं पड़ोस में, और नीचे कमेंट में लिखते हैं यार 12 साल तक तुम हमारे साथ रहे, सब कुछ रहे, लेकिन तुम ऐसी बात करोगे ये हमने सोचा नहीं था। मैं उन लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। अभी 15 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि हमारे यहां जो अकलियत है, अल्पसंख्यक है, जो हिंदू हैं, उनको कैसे रखा जाता है, ये भारत को सीखना चाहिए हमसे, क्योंकि भारत में मुसलमान बहुत परेशान है, उनके साथ बड़े अत्याचार होते हैं। मैं एक ओपन इमरान खान तक अपना मैसेज भेज रहा हूं। यह इस बात से तय होगा कि भारत में जो मुसलमान हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि यह अल्पसंख्यक भी एक बड़ा फ्रॉड है हमारे देश में, इस पे कभी और चर्चा हो सकती है। हम तय करें कि पाकिस्तान में भारत की जो हमारी हाई कमीशन है, उसमें कितने लोग लाइन लगा करके खड़े हो जाएं, अगर पाकिस्तान इस बात की इजाजत दे दे कि पाकिस्तान के मुसलमानों में से, चाहे वो अहमदिया हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो हिंदू हो, भारत की नागरिकता लेने का कल से पाकिस्तान, इस्लामाबाद में जो भारत का हाई कमीशन है, उसमें जो लोग आवेदन करेंगे 24 घंटे में हम नागरिकता दे देंगे। ये ओपन कर दें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर।
और हम यहां ओपन कर देते हैं कि भारत के मुसलमानों को अगर भारत में तकलीफ है, सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो वो ये बताएं कि जाएं पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर और कहें कि हम पाकिस्तान की नागरिकता चाहते हैं। अगर लाइन 0 और करोड़ों का फर्क ना हो तो मेरा नाम बदल दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि किसके मुल्क में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। आपके मुल्क के लोग अदनान सामी, आपके मुल्क के लोग निकाह की हीरोइन सलमा आगा भारत से नागरिकता क्यों मांग रही है भाई? वो तो ब्राह्मण नहीं है, वो तो ठाकुर नहीं है, क्यों मांगी नागरिकता भाई? भारत में जो बेचारे हिंदू आते हैं वो अपना पासपोर्ट फाड़ के फेंक देते हैं, कहते हैं हमें वहां नहीं जाना। एक मुसलमान बता दीजिए इस देश के अंदर, एक मुसलमान जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो मुसलमानों का हत्यारा बताते हैं मोदी को, जो कम्युनल दंगों की बात करते हैं, एक मुसलमान भारत में अगर ये अप्लाई कर दे कि मुझे पाकिस्तान की नागरिकता चाहिए, मैं यही मंच होगा और यही माइक होगा, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। लेकिन ये झूठ किस लिए है? ये झूठ इसलिए मैं कहता हूं, ये आप 5000 साल की संस्कृति के लोगों को, जिनके डीएनए में है कि वो कभी हथियार नहीं उठाया, उन्होंने कभी दंगा नहीं किया, उन्होंने कभी आतंकवाद शब्द क्रिएट नहीं किया, उन्होंने दुनिया की सारी संस्कृति को इस देश में जगह दी। यह बात अलग है कि उसके भुक्तभोगी हम बने, उस सब के बावजूद भी आज भी इस देश में हजारों लाखों लोग हैं, वो कहते हैं भाई चलो सबको रहने दो, चलो सबको रहने दो। इस देश में 27 देशों के जायज नाजायज शरणार्थी रहते हैं, हमने किसी को मारा नहीं। जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो मुसलमान इस हिंदुस्तान से गए थे 1947 में, कराची में बस गए, 27,000 मुसलमानों का कत्ल वहां की आर्मी ने इसलिए किया कि ये दोयम दर्जे के मुसलमान हैं, ये नकली मुसलमान हैं, इन पे यकीन नहीं किया जा सकता। आपने तो उनका कत्ल किया भाई, हमने तो आपके यहां से आने वालों को भी शरण दी, जो यहां पे रह रहे हैं उनको भी शरण दी। और इसकी वजह यह है कि 70 साल के अंदर इस देश के अंदर फिर यह मांग होने लगी है कि पहले तो 7 करोड़ थे तो हमने पाकिस्तान बना दिया था, अब तो हम 27 करोड़ हैं, इस देश को बांटेंगे। लेकिन यह हिंदू चुपचाप सुन लेता है। शायद मैं समझता हूं यह गलती दोबारा मत करिएगा। इसलिए कश्मीर का शहर मुफ्ती टेलीविजन पे आके कहता है और पूरी ताकत के साथ कहता है, कोई मुसलमान इस देश में उसको कंडेम नहीं करता है, कोई उसको नहीं रोकता है, लेकिन कोई गलती से बेचारा हिंदू छोटा मोटा कहीं कोई कह देता है तो उसके खिलाफ पूरा देश पड़ जाता है। इस देश के नैरेटिव को आपने चेंज किया है, टेलीविजनों को देख देख के आपने चेंज किया है। आपके राष्ट्रवाद के चलते इस देश के टेलीविजनों के डिस्कशन के टॉपिक बदल गए हैं। अभी आपने टॉपिक बदले हैं, अभी लोग बदले हैं, अभी कई लाख पुष्पेंद्र और कई लाख आरएसएन सिंह आने वाले हैं। उनको बनाए रखने के लिए अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कीजिए, हाथ में जो हथियार है उसका इस्तेमाल कीजिए। मैं कहता हूं एक बार आप तय कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, कहीं शाखा में नहीं जाना है, कहीं किसी मजलिस में नहीं जाना है, अपने घर को बैठ के भी कर लेंगे ना, तो भी ये राष्ट्रवाद की जितनी ताकत ऊपर बढ़ेगी। तो माफ कीजिएगा, इस देश में नसरुद्दीन शाह को भी डर लगेगा, इस देश में आमिर खान को भी डर लगेगा। और मुझे लगता है कि अब कुछ लोगों को डर लगना चाहिए, ये डर अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।